अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका जाने वाले भारतीयों को बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने H-1B वीजा की फीस 10 गुना बढ़ा दी है। मतलब जो H-1B वीजा पहले किसी भारतीय को अमेरिका में जाकर काम करने के लिए 6 लाख रुपए में मान लीजिए मिल जाया करता था, अब उसकी कीमत हो जाएगी 88-90 लाख। ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में भी यह बात कहते थे कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर हमें H-1B वीजा कम करने पड़ेंगे। इनका तर्क यह है कि अमेरिका में जो कंपनियां काम करती हैं उनकी नौकरियां पहले अमेरिकियों को मिलनी चाहिए, और ये कंपनियां क्या करती हैं, दूसरे देशों से विदेशी प्रवासियों को लाती हैं और यहां उनको ट्रेनिंग देती हैं और उनको नौकरियों पर रखती हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही तस्वीरें हैं जिसमें यह ऐलान किया गया था। ये इनके कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, ये भी आजकल नवारो वाली भूमिका में आ गए हैं। जो व्यक्ति खड़े होकर बोल रहा है, खूब भारत के खिलाफ बोलते हैं। अच्छा, ट्रंप ने नया स्टाइल निकाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने दफ्तर ओवल ऑफिस में, और इनका कोई मंत्री जो है वो पहले बताता है अपनी बात और फिर ट्रंप उस पर मीडिया के सामने जो है उस पर ऑर्डर पर साइन कर देते हैं। तो ये इन्होंने किया। H-1B वीजा क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? H-1B वीजा का मतलब है हाईली स्किल्ड वर्कर्स जो हैं दुनिया के, वो इस वीजा का इस्तेमाल करके अमेरिका जा सकते हैं। उसकी तनख्वाहें भी बड़ी अच्छी होती हैं, बड़े अच्छे पैकेज होते हैं, और इसका लाभ सबसे ज्यादा भारत को मिलता है। मतलब आप समझिए 100 लोगों को अगर ये वीजा मिलता है तो उसमें से 70 भारतीय होते हैं, इतना है। तो इसका जो नुकसान होगा वो भारत को ही होने जा रहा है। भारत आईटी हब है। भारत में हर साल हजारों लाखों लोग बल्कि वो इंजीनियर बनते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो इन विदेशी एमएनसी कंपनीज में हायर होते हैं और फिर उनको मौका मिलता है विदेश में जाकर काम करने का। अमेरिका की कंपनियां ये क्यों करती हैं? वो मूर्ख तो है नहीं, या वो भारत प्रेमी हो, ऐसा भी नहीं है। उनको एक हाईली स्किल्ड आदमी मिल जाता है जो उनके यहां पर वेजेस के हिसाब से सस्ता पड़ता है। एक तो वो तैयारी करके आया हुआ है, मेहनती है, जल्दी काम सीखता है और स्किल्ड है, और फिर उतनी उनको तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ती। अब ट्रंप ये चाहते हैं कि ये सिस्टम बंद करो, यहीं के लोगों को नौकरी दो। अब देखिए इस पर कंपनियां कैसे आगे रिएक्ट करेंगी, क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो कुछ लोगों का तर्क यह भी है कि इससे भारत को लॉन्ग रन में फायदा भी हो सकता है। वो कंपनियां जो वहां बैठकर अपने हेडक्वार्टरों में इन लोगों को, भारतीयों को एम्प्लॉय करती हैं, उनको इस टैक्स से बचने के लिए दुगना खर्चा है ये, उससे बचने के लिए हो सकता है वो फिर भारत में भी अपने हेड ऑफिस खोलने लगे, बड़े दफ्तर खोलने लगे, यहां पर वो काम करने लगे। ये तो आगे की बात होगी। आपको ट्रंप की बात सुना देते हैं पहले। The company needs to decide, do they want, is that person valuable enough to have $100,000 a year payment to the government, or they should head home and they should go hire an American. अब ये देखिए, ये अभी हुआ अमेरिका में, और इसके बाद लोकसभा के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, वो सामने आ गए खुलकर, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब कटघरे में खड़ा किया है। इसके लिए उन्होंने अभी पोस्ट किया है और तंज करते हुए कहा है कि आई रिपीट, इंडिया हैज अ वीक पीएम। मैं दोबारा से कहता हूं, भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है। ये बात वो कह रहे हैं, और आप देखिए सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है राहुल गांधी की पुराने बातों की, उनके ट्वीट्स की कि H-1B पॉलिसी पर भारत कुछ नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, दबाव नहीं बना रहा है, और अमेरिका ये पॉलिसी खत्म करेगा। तो वो आई टोल्ड यू सो भी लिख सकते हैं कि मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था। ऐसे ही खड़गे साहब ने भी जो है इस पर जो है रिएक्ट किया। खड़गे साहब का ट्वीट भी जो है वो स्क्रीन पर आप चला दीजिएगा। तो राहुल गांधी को इसमें फिर एक बार मौका दिखा है। सर क्या कहेंगे? पहले पॉलिटिक्स पर ही आ जाइए इसकी। पॉलिटिक्स अब राहुल गांधी के पास मौका है कि वो कुछ भी बोलें, लेकिन उनको मैं बार बार कहता हूं कि वो पॉलिटिक्स करें प्रधानमंत्री के खिलाफ। जितना अभी तो हमने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन वो गलत जगह पर करते हैं। ये केवल मसला प्रधानमंत्री का नहीं, ये मसला है हिंदुस्तान के जो स्किल्ड लोग हैं उनका है, और उनका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है या कितनी परेशानी होने वाली है उस पर उनको, वो ये भी कह सकते थे आई रिपीट जो कहा है, उसके बजाय कि आई रिक्वेस्ट टू प्राइम मिनिस्टर कि भाई इसको देखें और इस पर थोड़ा जोर देकर बात करें सरकार के साथ। ये भी कहा जा सकता है विपक्ष के नेता इस बात पर ज़्यादा जोर दे, तो चिंता भी लोगों को समझ में आती है कि क्या कई बार होता है कि हम अगर दूसरे के दुख से खुश हों, ये वैसा मुझे कई बार लगता है। कई बार ये आदत होती है कुछ लोगों को कि हमेशा वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई मोदी जी कमजोर है, उन्होंने ये बात ही नहीं की ट्रंप से। मैं कह रहा हूं तो वो यही बात कहते हैं कि भाई मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री उनसे बात करें, हम सब खड़े हुए हैं कि उनके साथ खड़े होना। मैं जब भी बात होती है तो ये बात कहता हूं, वो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी मैंने ये कहा कि राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान के बाहर के मुद्दों पर ये कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ खड़े हैं,
आप कमजोर हैं तो भी आपके साथ खड़े हैं, आप क्यों कमजोर बन रहे हैं? यदि वो समझते हैं कमजोर हैं तो वो इस बात पर ज्यादा जोर दे, या फिर बताएं कि कैसे करना। वो भी तो बैठे हुए हैं, क्या नाम है उनका, गंगाराम, क्या नाम है, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी। ये तो आप कह रहे उनके हैं कि थ्रू कहें कि एक भाई बार फिर राहुल गांधी गलत पिच पर, गलत टोन में है। गलत टोन में है, गलत पिच पर है, और ये संकट तो बड़ा है। यदि सरकार ये कह रही है कि नहीं इससे बड़ा फायदा हो जाएगा, तो ये बातें सब बेकार की बातें हैं। इससे एक बड़ा संकट होने वाला है, और हिंदुस्तान की जो हाईली स्किल्ड, और ये जो आप कह रहे हैं कि वो कंपनियां इधर आ जाएंगी, ये कहने में आसान लगता है। यहाँ का जो टैक्स सिस्टम है, यहाँ से तो विदेश जा रहे हैं, यहाँ के जो कॉर्पोरेट के लोग हैं वो अपने ऑफिसेज बाहर खोल रहे हैं। आप सोच रहे हो अमेरिका वाले यहाँ आ जाएंगे? जो टैक्स सिस्टम आपका है, जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम है कॉर्पोरेट का, हमारा नुकसान है इसमें, हमारा बड़ा नुकसान है। मैं जी, बता रहा हूं आपको। ठीक है। नहीं, इस पर दो बातें हैं। मतलब ये एक तरह से तो बिल्कुल जो विजय जी कह रहे हैं मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं कि ये कह देना कि कंपनी आ जाएगी तुरंत कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन एक दिन मैंने पहले भी कहा था और उसको मैं दोहरा रहा हूं, मैंने शायद महीने भर पहले या किस दिन कहा था, ये भारत नो टैक्स रिजीम की तरफ बढ़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और उसमें कई बार जिसको कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। अब डोनाल्ड ट्रंप जिस राह पर जा रहे हैं वो अमेरिका की बर्बादी की राह है। अल्बर्ट आइंस्टीन, वो तो फिर साइंटिस्ट अमेरिकन न होते, वो जर्मन होते। पेनोले क्रूज और सलमा हायक, ये तो स्पेनिश और मैक्सिकन होती, ये तो ना होते वहां के। सुंदर पिचाई और सत्या नडेला, ये तो फिर तमिल और तेलुगु ब्राह्मण ना होते। मतलब आप अमेरिका को समझिए, अमेरिका है क्या? अमेरिका इसलिए बना, दुनिया के टॉप टैलेंट को इन एवरी फील्ड वो वहां जगह दे रहे हैं। अब आप अगर उनको धक्का दे रहे हैं तो आप अमेरिका का नुकसान कर रहे हैं। भारतीय इंजीनियर्स की रिप्लेसमेंट अमेरिका में नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल नहीं है। उसको मैं एक उदाहरण से बता दूं, जैसे ये थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन मैं आप उसको यहां से उदाहरण से बताता हूं। गुजरात में फैक्ट्रीज हैं, जैसे कई बार लोग बिहार के लोग भी नाराज हो जाते हैं, वो आजकल चल रहा है कि विक्ट्री यहां से फैक्ट्री वहां से, लेकिन गुजरात का आदमी वहां इंजीनियर नहीं दे पाएगा, इंजीनियर उसको यूपी बिहार से चाहिए। आप इस बात को समझिए। और कोई भी दुनिया के अलग अलग देशों में या क्षेत्र में अगर आप कहेंगे मुंबई बड़ी शानदार जगह है, क्या देखिए सब कितने हैं, तो शाहरुख खान कहां के, वो तो दिल्ली से एक्टर होके गए, अमिताभ बच्चन तो यूपी से होके गए। तो मुझे लगता है कि इसको समझना पड़ेगा। हां, भारत के लिए चुनौती है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जिस तरह के रिफॉर्म सरकार कर रही है उनके भी दिमाग में बड़ी क्लैरिटी है कि हमको उस तरफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और सिर्फ कॉर्पोरेट नहीं सर। ठीक है। अभी 12,75,000 टैक्स छूट हो गई, चिदम्बरम रिजीम से 2 लाख से तो 6 गुना हो गई, लेकिन अभी हमें बहुत रिफॉर्म करना पड़ेगा जिससे कि हम उस तरफ खड़े हो जाएं कि कंपनी को लेकर कहां खोलना है, एक ऑफिस इंडिया के किसी शहर में डाल लो, बाकी हम काम करते रहे। ये बात मेरे इस तरफ जाना मुझे नहीं है, इस फील्ड की ज्यादा जानकारी। एक चीज मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जब मैं आपको एक डेटा देता हूं, टॉप 10 एम्प्लॉयर कौन है, और मतलब H1B वीजा पर जो बाहर से विदेश से लोगों को हायर करते हैं, पहला नाम है अमेजॉन का, 10,500 लोगों को 2025 में एम्प्लॉयज, फाइनेंशियल ईयर 2025 मतलब 24-25 में पिछले एक साल में 10,500 अमेजॉन ने वीजा दिए। इसमें से हर में मानिएगा 70% भारतीय हैं। ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी अपनी कंपनी है, भारत की कंपनी है, 5,500 वीजा। माइक्रोसॉफ्ट 5,100 से ज्यादा, 5,200 के करीब। मेटा ये फेसबुक वगैरह वाले, ठीक है, ये 5,000 से ज्यादा। एप्पल 4,000 से ज्यादा, गूगल 4,000 से ज्यादा, कॉग्निजेंट, भारत में दफ्तर खुले हैं कॉग्निजेंट, क्या नोएडा में बैठे, नोएडा में दफ्तर है, ये लगभग 2,500। जेपी मॉर्गन चेज 2,500, वॉलमार्ट 2,300, डेलॉयट इसका भी दफ्तर यहाँ पर है, ये भी लगभग 2,500 वीजा देते हैं। अभी क्या करेंगे, मतलब मैं त्रिपाठी से फिर पूछना चाह रहा हूँ आपसे, इनके दफ्तर यहाँ भी हैं, वहाँ सिलिकॉन वैली बे एरिया जिसको कहते हैं, वहाँ भी इनके दफ्तर बने हुए हैं, तो ये वहीं जाकर के जो काम करते हैं वो क्या कोई बहुत स्पेशलाइज्ड काम है? वो काम यहाँ नहीं हो सकता? बिल्कुल यहाँ हो सकता है। मूल समस्या उसकी ये थी कि जो हार्डवेयर का पूरा काम था वो चाइना से होकर अमेरिका चला जाता था, भारत के पास वो नहीं था। यानी हमारी तो जो उसको बन रहा था सॉफ्टवेयर तो तब होगा ना जब आपका हार्डवेयर होगा। आप लैपटॉप में सॉफ्टवेयर कब इंस्टॉल करेंगे? जब लैपटॉप तैयार हो जाएगा, बढ़िया से बन के चला आएगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर होगा। तो हार्डवेयर का 30% हिस्सा ही सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए बड़ा हिस्सा वहां था। अब क्या है कि डिजाइन पूरी तरह से रखी अमेरिका ने अपने पास, मैन्युफैक्चरिंग दे दी चाइना को, यानी हार्डवेयर बनाने का काम, और सॉफ्टवेयर वाला हिस्सा दे दिया इसको। सबसे ज्यादा मार्जिन किस में है? डिजाइन में है। डिजाइन में 80 to 200% तक का मार्जिन है, यानी जो बनाते हैं जितनी लागत है उसके कितना गुना काम अमेरिका में होता है। अमेरिका में होता है।
उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें लागत का एक बड़ा हिस्सा कमाते हैं, और उसके बाद वो जहां सर्विस सेक्टर है उसको देते हैं भारत। हमारे लोग किस में एम्प्लॉयड है? हमारे लोग सर्विस सबसे सेक्टर ज्यादा में। सॉफ्टवेयर में, सर्विस सेक्टर। सेक्टर और ये जो कंपनियां तो गई ये हैं, काम मेरा सवाल वहीं रह गया, इसके लिए वहां क्यों जाना? वो यहां से लोग वहां क्यों ले जाते हैं? नहीं, इसीलिए जाना था ना, क्योंकि हम तो टेक्नोलॉजी में तब कहीं थे नहीं ना। कंप्यूटर वहां बना, ये जो जितनी आप अलग अलग समय पर शुरुआती कंप्यूटर से लेके फिर परम आने तक, फिर लैपटॉप आने तक, मतलब आप उसको चिप में कहें तो 32 nm से 2 nm तक, यानी जो लैपटॉप वाला बनता है मोबाइल तक आते आते ठीक है। ये यहां अभी हम पहुंचे और अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन हम यहां अब आ सकते हैं। सरकार को टैक्स स्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आसानी से काम कोई कर पाए, उसके लिए माहौल और तैयार करना पड़ेगा। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वो टीवी पर जाकर के ये कह रहा है कि हमने जो ये सऊदी अरब के साथ अभी करार किया है कि दोनों देशों में से किसी पर भी आक्रमण हुआ तो दोनों देश उसका जवाब देंगे, इसमें हम सऊदी अरब के साथ अपना परमाणु कार्यक्रम भी साझा करेंगे। मतलब सीधे शब्दों में हम अपना, अब ये जो परमाणु बम हमारा है ये सऊदी का भी हो गया है। सऊदी को मतलब कभी अगर जरूरत पड़ेगी, चाहे धमकाने के लिए ही सही, तो वो कह सकता है कि देखो मेरे पास भी एटम बम है पाकिस्तान वाला। और वो ऐसा ही नहीं कह रहा है, इसके पीछे की अब कहानियां निकल के सामने आ रही हैं। ये बनाई सऊदी और कुछ और देशों के पैसे से है, ये जो एटम बम है उनका। इस पर जो कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, सांसद है मनीष तिवारी, उन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह से है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर घूम रहा था कि मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, सऊदी अरब ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट है इजराइल का, और अब बस दिक्कत यही है कि इस कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास एटम बम है। ये इस वक्त एक प्रॉब्लम हो गई है। और इतना ही नहीं, ये व्यक्ति पाकिस्तान का रक्षा मंत्री आगे ये भी कहता है कि हम ऐसे समझौते और देशों के साथ भी कर सकते हैं। अब मेरे पास तो और कोई शब्द है नहीं, माफ कीजिएगा, घटिया देश। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होना, ये कोई ऐसी चीज है जो आप देशों के साथ बांटते फिरेंगे? निश्चित रूप से जो समझौता हुआ और जब अब सामने निकल कर आ रहा है कि समझौते के पीछे असली उद्देश्य क्या था, जबकि जब समझौता हुआ था जो कहा गया था कि भाई शांति स्थापित करने के लिए हम समझौता कर रहे हैं, यह बता रहा है कि अब पाकिस्तान किस तरीके से सऊदी अरब के साथ संबंध बनाए और सऊदी अरब को दे रहा है आज, कल तो फिर ईरान को देगा, कल तो फिर दूसरे आतंकवादी संगठनों को। पाकिस्तान के अंदर तो इतने आतंकवादी शक्तिशाली है, क्या कल किसी पाकिस्तान आतंकवादी समूह को भी क्या परमाणु हथियार हाथ में लग सकता है? पाकिस्तान अब सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, दुनिया के लिए चुनौती बन गया है, खतरा बन गया है। सर, पे मेरा सवाल ये है इसमें, क्या ये बिना ट्रंप की मंजूरी के इतनी बड़ी बात हो सकती है? मुझे लगता है अगर ट्रंप की मंजूरी इसमें नहीं होगी, जहां तक मुझे लगता है, ट्रंप इस बात की अनुमति कभी नहीं देंगे कि उन्हें पता है कि जिस तरीके से मुस्लिम कंट्रीज एक हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ, अब वो सऊदी अरब पाकिस्तान का गठजोड़ हो गया है, आने वाले दिनों में ईरान इसमें शामिल होगा, कतर इसमें शामिल होगा, दूसरे देश इसमें शामिल होंगे, तो क्या सारे मुस्लिम कंट्री के पास पाकिस्तान अब परमाणु हथियार देने की कोशिश करेगा? और मुझे लगता है कि ट्रंप को भी देखना चाहिए, अगर पाकिस्तान इस तरीके से हिमाकत कर रहा है, वो खुली घोषणा कर रहा है, तो आने वाले दिनों में तो वो कोई आतंकवादी संगठन के पास भी, बड़े आतंकवादी संगठन के पास भी परमाणु हथियार की टेक्निक जाने या परमाणु हथियार जाने की संभावना बढ़ जाएगी। यह दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि अब अमेरिका को भारत का तो कड़ा विरोध करना ही चाहिए, भारत करेगा भी इस बात का मुझे लगता है, लेकिन अमेरिका को देखना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान अब परमाणु सप्लायर देश के रूप में। देखिए, जब ये बम बनाया पाकिस्तान ने तो वो तो इसको कहता ही था कि ये इस्लामिक एटम बम है ना सर? ये बोलता था, लेकिन चोरी का था, चोरी का था। सर ज्यादा बताएंगे आपको। मैं सर किसी पढ़ रहा था एक्सपर्ट को, तो उन्होंने बताया कि ये जो बॉम्ब बनाया इन्होंने, देखिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लेना एक बात है, उसको बॉम्ब में तब्दील कर लेना अलग बात है। तो इसमें मुख्य तौर पर जो फंडिंग आई थी वो इस्लामिक कंट्रीज की आई पाकिस्तान को। हमने भी बम बनाया था, हमने अपनी मेहनत से बनाया। इनको पैसा देने वालों में मुख्य तौर पर सऊदी अरब, ईरान और वो होते थे गद्दाफी, मोहम्मद गद्दाफी लीबिया के। वो सूटकेसेस में डॉलर भर भर के भेजते थे, कैश भेजते थे। इन लोगों ने पैसा दे करके पाकिस्तान को न्यूक्लियर केपेबल स्टेट बनाया, और वो इसी उम्मीद में बनाया कि कल को हमको जरूरत पड़ेगी तो ये हमारे साथ आएगा, हमारे साथ, और ये बम जो है सबका मिला जुला बम होगा। भाई हमारे पैसे से बना है ना, इनके लोगों ने बनाया, पैसा हमारा है। तो वही चीज मुझे लगता है वसूल रहा है सऊदी अरेबिया। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे तो वो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बम है, आपने एक बात ठीक की कि एक्सप्लोजन और बम में फ़र्क होता है, डिवाइस को जिस तरह से यूज़ करते हैं। ये बात यहाँ पर भी समझनी चाहिए, मतलब इसका रेफरेंस नहीं है, लेकिन जो 1974 में किया हमने मिसेस गांधी के वक्त में, तो वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। 98 में जो वो किया वो न्यूक्लियर बम था। तो मतलब एक डेवलपमेंट है। नहीं तो बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज रहते हैं कि जब 74 में ही हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया था तो आज 98 में क्यों किया गया, तो वो एक बड़ा फ़र्क है। दूसरी बात, उसके बाद पाकिस्तान ने ये जब बम बनाया तो पूरी टेक्नोलॉजी चोरी से आई।
वहाँ पर उनके पास टेक्नोलॉजी थी, वो क्या अब्दुल कदीर खान, अब्दुल कादिर खान को, है ना, और फिर सबके सहयोग से पैसा भी नहीं था, तो ये सबका कंट्रीब्यूशन है, उसमें कंट्रीब्यूटरी बम हो गया ना ये। तो जैसे कंट्रीब्यूटरी काउंटी जैसे करते हैं ना हम लोग, तो वैसा वो बम बन गया है। और कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि पाकिस्तान की सेना भी मर्सनरी है, वो भी किराए पर है। ये बात समझिए आप। कई जगह खबरें चल रही हैं कि इनके ये 25,000 सैनिक यमन जा रहे हाँ, हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो भी किराए पर है कि भाई उनको भेज दीजिए वहाँ पर और पैसा आप हमें दे दीजिए। तो अब वो बम को भी इसी तरह से उन्होंने इस्तेमाल करने, हालांकि बम का तो क्या इस्तेमाल अभी होना, लेकिन ये चिंता है कि ट्रंप साहब को इस पर थोड़ा ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। सर, ट्रंप की मंजूरी के बगैर इतनी बड़ी बात हो सकती है क्या कि नहीं, आप लेकिन- एक इस्लामिक स्टेट के साथ, एक इस्लामिक स्टेट दूसरी इस्लामिक स्टेट के नहीं साथ हो सकती, लेकिन ये न्यूक्लियर वेपन शेयर करें? यदि कर रहे हैं तो और गंभीर मसला है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये यदि इस तरह से किया जाएगा और वो सारा, ये तो वैसा है जैसे कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पाकिस्तान ने कुछ ऐसा तो किया नहीं इसमें जो और अब ये उनकी दूसरा मदद सवाल से हमारे यहाँ ये बना। बार-बार पूछा जा रहा है। ट्रंप को आप लोग ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, ट्रंप को फेस वैल्यू पे ले रहे हैं आप लोग। ट्रंप बोलते क्या है, उसका प्रभाव कितना है, दोनों में फर्क है ना। वरना ट्रंप के उसी समझिए ना कि ट्रंप असीम मुनीर को बुलाकर मिलते हैं। सर, मैं कह रहा हूं ये दोनों देश पाकिस्तान जो हैं ट्रंप के बिल्कुल। अमेरिका के खास एलाई बन गए लेकिन ना। ये सब जानते हैं कि जो वर्ल्ड डायनेमिक्स है उसमें सऊदी अरब और कतर की भूमिका हमेशा बड़ी विचित्र रही। बड़ी, हाँ, ये सफेद पोश की तरह रहते हैं, लेकिन इनके जो शूटर्स हैं उनके लिए तो हमेशा मदद करते रहते हैं। और इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हो या गल्फ कंट्रीज के एसोसिएशन की बात करते हैं, वो कई बार यही बात होती है, क्या दुनिया में कुछ फोर्सेज अपने आप मिलाकर ये अंत में कहती हैं कि नहीं ये सब होते रहने दो, वो चाहते नहीं हैं। और कई बार वो एक दूसरे को नहीं, मतलब एक तरह से कहीं भरोसे में नहीं लेते हैं, क्योंकि भरोसे में अगर लेते तब तो कहीं भी झगड़ा नहीं होता, कहीं भी बम नहीं गिरता। और मैं आज भी नहीं मानता हूं कि इजराइल ने कोई भरोसे में लेके कतर पे बम मारा। सर, बात न्यूक्लियर की हो रही है सिर्फ, मैं इसलिए कह रहा हूं। अमेरिका किसी को भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहता था। रशिया से लेकर दुनिया के सारे देश बन गए ना, बन गए। अमेरिका तो भारत को भी नहीं चाहता था। हमने जो चाहे 1974 का किया है, 1998 का किया, NPT और वो CTBT को जैसे देखे, किया, सैंक्शंस लगाए ना, Sanctions। आप पे भी Sanctions लगाए, लगाए। पाकिस्तान पे भी बिल्कुल। लगाए, तो ये काम ऐसी आसानी से मतलब हजबोल के हो गया। उस स्थिति में है क्या ट्रंप अभी? अगर उस स्थिति में होते तो सारे सैंक्शन यूरोपीय यूनियन से शुरू होते अच्छा, ना। चलिए, उसका दूसरा पहलू ये, लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई अब मान लो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, भारत फिर पाकिस्तान के ऊपर मान लीजिए कोई वो कुछ करता है और हम जवाब देते हैं, तो क्या सऊदी अरब आएगा हमारे, मतलब हमें कुछ कहेगा ये सऊदी बहुत अरब? महत्वपूर्ण भूमिका, कल भी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि भारत के सऊदी अरब के मतलब रिश्ते तो बहुत बेहतर हैं, लेकिन जब आप उन्हीं के साथ बात करके करेंगे, कल भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि इसको रिविजिट करना चाहिए, और रिविजिट ना भी करें तो कम से कम इस पर थोड़ा गंभीरता से नज़र रखना चाहिए। हो सकता है वो तो भारत सरकार रख ही रही होगी कि इस पर जो सारा मसला हुआ है, लेकिन मैं इसको खारिज नहीं करता हूँ। ये कहना कि नहीं वो तो हमारी दोस्त सऊदी हैं, को तो मिलिट्री पावर तो है नहीं, लेकिन दबाव बना सकता है। दबाव बना सकता नहीं नहीं, है। मैंने ये पढ़ा कि नहीं, कुछ सऊदी विदेश को- मंत्रालय की जो प्रतिक्रिया है वो बता रही है कि बहुत गंभीरता से गंभीर ऐसा मसला ऐसा है। कुछ जगह भी चल रहा है कि सऊदी से वैसे तो आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो इस बात से नाराज है कि आपने तेल खरीदना कम कर दिया उससे। हाँ, क्योंकि वो रशिया के हम साथ रशिया से ले रहे हैं 40-50% तेल, तो ये भी एक वजह कारण है। हो सकता है। हालांकि एक तो ये तो तात्कालिक सी वजह होगी, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं होना चाहिए।